नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस टॉपिक का नाम है अधिगम की कठिनाइयां। अधिगम की कठिनाइयां। अधिगम की कठिनाइयों को समझते हैं। अधिगम की कठिनाइयां शब्द से ही जाहिर हो रहा है एक ऐसी परिस्थिति जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई विषय वस्तु, कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई चीज सीखने में कठिनाई हो। एक ऐसी परिस्थिति जहां बच्चों को कुछ सीखने में कठिनाई हो जहां बच्चों को कुछ भी सीखने में कठिनाई हो। अब यह कठिनाई कैसे हो सकती है? यह जन्मजात चोट या दुर्घटना के कारण हो सकती है। जन्मजात हो सकती है, किसी चोट के कारण हो सकती है और दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। जन्मजात चोट या दुर्घटना के कारण यह कोई मानसिक विकार या रोग नहीं है। याद रखिएगा कि अधिगम की कठिनाई कोई मानसिक विकार या कोई मेंटल डिस्टर्बेंस या कोई रोग नहीं है और यह बुद्धि लब्धि की कमी भी नहीं है। यह बुद्धि लब्धि की कमी भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि जिन बच्चों को अधिगम की कठिनाई होती है वो कोई मतलब इंटेलिजेंट नहीं होते या कोई बहुत ही मंदबुद्धि टाइप के बच्चे होते हैं। बस कुछ मेंटल सिस्टम ऐसा होता है कि इनको कोई चीज सीखने या समझने में औरों से ज्यादा समय लगता है। बस यही अधिगम की कठिनाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि मनोवैज्ञानिकों का और मेडिकल साइंस का मानना है कि यह परिवर्तनशील अवस्था है। परिवर्तनशील अवस्था है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। परिवर्तनशील अवस्था, इसे नियंत्रित किया जा सकता है और बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जहां कुछ लोगों को अधिगम की कठिनाई थी और समय पर उन्होंने अपने अधिगम की कठिनाई पर काबू पाया। जैसे अभिषेक बच्चन जिनको बचपन में डिसलेक्सिया था, विल स्मिथ जिनको ADHD की बीमारी थी, डेनियल जो रेडक्लिफ जो कि हैरी पॉटर में जिन्होंने हैरी पॉटर का रोल किया है उनको समस्या थी, बिल गेट्स को ऑटिज्म है और अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्कैल्कुलिया था। दुनिया का महानतम साइंटिस्ट जो है उसको डिस्कैल्कुलिया था, गणित समझ में नहीं आती थी। तो आप सोचो कि अधिगम की कठिनाई किसी को भी हो सकती है, ये कोई रोग नहीं है। बस इन बच्चों को थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा लगाव चाहिए जिससे कि ये अपने इस परेशानी पर काबू पा सकते हैं। तो आइए हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो कुछ महत्वपूर्ण अधिगम की कठिनाई है उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिसे हमें जानना है वो है डिसलेक्सिया। यह पठन से
संबंधित कठिनाई है और इसका नाम है रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर इसको कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए। पहला है भाषाई विकास में देरी। इसके जो लक्षण हैं, देरी। दूसरा है नए शब्दों को सीखने में कठिनाई। तीसरा है इसके लिए ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई। और अंतिम है कि इसका असर बच्चे की लिखने, बोलने, पढ़ने की क्षमता पर भी पड़ता है। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, यानी बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है। डिसलेक्सिया के बाद जो कठिनाई हमें पढ़नी है वो है डिसग्राफिया। यह लेखन से संबंधित निर्योग्यता है। यह लेखन से संबंधित निर्योग्यता है। तो लेखन से संबंधित निर्योग्यता में क्या क्या समस्या आती है, ध्यान से देखिए। छोटी व बड़ी ABCD में असंगति। मतलब उसको मान लीजिए लिखना हो कि आई सॉ अ टाइगर, तो ऐसे लिख सकता है वो आई सॉ ए TIGER, इस तरह से लिख सकता है वो। तो कभी छोटी लिख देगा, कभी बड़ी ABCD लिख देगा, ये समस्या है। पेंसिल को ग्रिप करने में समस्या। ग्रिप यानी पेंसिल की ग्रिप जो है वो बनाने में समस्या। पेंसिल की ग्रिप बनाने की कठिनाई। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा काट छांट करते हैं, तो अत्यधिक काट छांट बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम ओवर राइटिंग कहते हैं। ओवर खाली स्थान स्पेस का मतलब जब लिख रहे हैं तो खाली स्थान का उपयोग नहीं कर पाएंगे, का उपयोग नहीं कर पाना और अक्षर लोप
लिखते लिखते कोई एक अक्षर बीच में छूट जाएगा, जैसे मान लीजिए वही लिखना हो आई एम इंडियन, तो IMNIDIN, तो इंडियन लिखना था, N और DIAN दोनों छूट गए। तो ये इस तरह की समस्या भी इसके अंतर्गत आ सकती है, खाली स्थान का सही से उपयोग नहीं कर पाते। रबड़ का बहुत ज्यादा प्रयोग, रबड़ का भी ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण कठिनाई है अधिगम निर्योग्यता है हमारे सामने, उसको कहते हैं मित्रों डिसकैलकुलिया। यह गणित को समझने की कठिनाई है। डिसऑर्डर। लक्षण क्या है मित्रों इसके? पहला, गणितीय कार्य जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग में समस्या। दूसरा, संख्यात्मक तथ्य जैसे फोन या पिन कोड याद करने में समस्या। तीसरा, गणित के शब्द व संख्या में तालमेल ना बिठा पाना, जैसे 7 और 7। ठीक है। और घड़ी देखने, पैसे गिनने में परेशानी। घड़ी देखने और पैसे गिनने में इनको होती है क्या? परेशानी। तो यहां पर हमने डिसकैलकुलिया को भी समझने की कोशिश करी। मैथमेटिकल विकार है, मैथमेटिक्स के साथ जुड़ी हुई एक समस्या है। इसके बाद जिसको हमें समझना है वो है डिस्प्रैक्सिया। मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित समस्या। मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित समस्या, यानी वो समस्या जिसका सीधा सीधा संबंध है हमारी मांसपेशियों से। किस तरह की मांसपेशियों में जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, समन्वय नहीं हो पाता, उसके कारण जो समस्या आती है। आपने कई बार देखा होगा ना कि कुछ लोगों को आप जब उनको किसी मेहमान घर में आए हुए रहते हैं, चाय वगैरह पिलानी हो तो ट्रे जो है वो हाथ में हिलती रहती है, तो वो थोड़ा बहुत कुछ हद तक डिस्प्रैक्सिया हो सकता है।
कुछ लोगों को जूते की लेस बांधने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन को जूते की लेस बांधने में प्रॉब्लम आती थी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी इसी के अंतर्गत आती हैं। आइए डिस्पेक्सिया को समझते हैं। संतुलन बनाने में कमी। डिस्पेक्सिया के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें पहला है कि व्यक्ति संतुलन नहीं बना पाता। दूसरा है नेत्र हस्त समन्वय में कमी। आंखों का और हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है, अब जैसे इसको मुझे पकड़ना है तो मेरी आंखों के और हाथ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसी के आधार पर मैं इसे पकड़ पा रहा हूं, लेकिन डिस्पेक्सिया जिनको होता है वो ये काम नहीं कर पाते हैं। यही नेत्र हस्त समन्वय में कमी है मित्रों। उसके बाद सीढ़ी चढ़ना, जूते की लेस बांधना, शर्ट की बटन बंद करने में कठिनाई। सीढ़ी चढ़ना, जूते की लेस बांधना, शर्ट के बटन बंद करने में कठिनाई। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल से संबंधित कार्यों में कठिनाई। और अंतिम है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अगला पॉइंट लिखा रहा हूं, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई। वहां पेंसिल की ग्रिप बनाने में कठिनाई क्यों थी? क्योंकि लिखने में समस्या थी। यहां कठिनाई क्यों है? क्योंकि हाथ की मांसपेशियों में संतुलन नहीं है, तो पेंसिल पकड़ने में कठिनाई। पेंसिल पकड़ने में कठिनाई। ठीक है, ये डिस्पेक्सिया हो गया। अब आइए अगले समस्या पर चलते हैं, जिसको कहते हैं स्वलीनता। स्वलीनता ऑटिज्म। स्वलीनता यह एक विकासात्मक विकार है जिसका संबंध व्यक्ति के संप्रेषण कौशल से है। कि व्यक्ति लोगों से पेश कैसे आता है, यह व्यक्ति के सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके लक्षण
संप्रेषण की न्यूनता, व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता दूसरों के साथ, उसका दोहराव युक्त व्यवहार होता है, दोहराव युक्त व्यवहार। एक फिल्म आई थी माय नेम इज़ खान, उसमें शाहरुख खान ने जो किरदार निभाया है वो बिल्कुल ऑटिज्म स्वलीनता से पीड़ित व्यक्ति का ही है, और शाहरुख खान ऐसे गर्दन हिलाते रहते हैं पूरी फिल्म में। वो दोहराव युक्त व्यवहार, रिपीटेटिव बिहेवियर जो है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। बातचीत में असमर्थता, ज्यादा बात नहीं कर पाते, बातचीत में असमर्थ। सीमित शौक, सामाजिकता का अभाव, सीमित शौक और सामाजिकता का अभाव, और तेज प्रकाश व ध्वनि के प्रति संवेदनशील, तेज प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशील। नेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अफेजिया। अब ज्यादातर जो हैं उनके सिर्फ अपने को नाम जानने हैं। यह भाषा एवं वाचन संबंधी समस्या है। इसका संबंध मस्तिष्क के ब्रोका व रेने के भाग से है। मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा ब्रोका होता है, पीछे वाला रेने के और इसी से संबंधित यह समस्या होती है एफेजिया। फिर आती है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया वो स्थिति है जहां व्यक्ति को अपने शरीर को या शरीर के किसी अंग को लेकर व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। अपने शरीर या किसी अंग को लेकर हीन भावना से ग्रसित होना, शरीर या किसी अंग को लेकर हीन भावना से ग्रसित होना। फिर अगली आती है एनोरेक्सिया। नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? ज़्यादातर किशोर युवतियों में पाई जाती है। ये खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति। फिर एक आती है जिसको हम कहते हैं बुलिमिया या बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं इसको। बुलिमिया का मतलब बहुत ज़्यादा खा लेना और फिर उल्टी करके उसको निकालना। तो आवश्यकता से अधिक खाना
फिर स्वप्रेरित वमन। ठीक है, फिर एक आती है बिंजे ईटिंग। लगातार अधिक खाने की प्रवृत्ति। उसके बाद डेलीरियम ट्रेमेंस। डेलीरियम ट्रेमेंस क्या होता है मित्रों? शराब छोड़ने की प्रक्रिया में उठने वाली तलब। इसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम। इक्कीसवें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र ज्यादा होना। ये 2021 की रीट में पूछा हुआ है। इसे ट्राइसोमी 21 या मंगोलिज्म भी कहते हैं। मंगोलिज्म भी कहते हैं। फिर आते हैं फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। कई लोग होते हैं ना, जैसे जिनको स और श में समस्या होती है, जैसे उन्हें बोलना है साब तो वो बोल देंगे शाब। तो ये जो है ना, साब को शाब बोलना या सीकर को शीकर बोलना, है ना, इस तरह की जो समस्या होती है ये फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, उच्चारण संबंधी समस्या। अंत में हमारे सामने एक ही बीमारी के बारे में पता चलता है। बीमारी तो क्या है, समस्या है, जिसको हम कहते हैं ADHD। अवधान अभाव अति अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये उन बच्चों को होता है जो क्लास में एक जगह ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते, हुआ करते रहते हैं और टीचर को परेशान करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट तो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, एकाग्रता का अभाव, अति
सक्रियता एक जगह टिककर नहीं बैठना। तो ये मित्रों महत्वपूर्ण अधिगम की निर्योग्यताएं हैं जिनको हमने अभी देखा। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं वो सारी निर्योग्यता जिनको हमने इस क्लास में देखा है। सबसे पहले अधिगम की कठिनाइयाँ, एक ऐसी परिस्थिति जिसके चलते किसी बच्चे को कुछ भी सीखने में कठिनाई हो। ये जन्मजात चोट या दुर्घटना के कारण हो सकती है, मानसिक विकार या रोग नहीं है, बुद्धि लब्धि की कमी नहीं है, परिवर्तनशील है यानी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी निर्योग्यता, राइटिंग डिसऑर्डर। छोटी बड़ी एबीसीडी में असंगति, पेंसिल की ग्रिप नहीं बना पाना, अधिक कांट छांट, रबड़ का प्रयोग, स्पेस का सही से प्रयोग नहीं कर पाना। डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल डिसऑर्डर। उसके बाद प्रेक्सिया देखा, मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाना। स्वलीनता ऑटिज्म विकासात्मक विकार है, लोगों के संप्रेषण में समस्याएं रहती है। एफेजिया वाचन और भाषा संबंधी समस्या है। डिस्मॉर्फिया अपने शरीर के किसी अंग को लेकर हीन भावना से ग्रसित हो जाना। एनोरेक्सिया नर्वोसा खुद को भूखा रखना। बुलिमिया अधिक खाना खा के स्वप्रेरित वमन। बिंज ईटिंग बहुत ज़्यादा खाना। डेलिरियम ट्रेमेंस शराब छोड़ने के कारण जो लत के कारण जो तलब उत्पन्न होती है। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 और फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर उच्चारण से संबंधित समस्याएं। उसके बाद ADHD जो है वो एक हमारा बच रहा था। अवधान अभाव, अति सक्रियता निर्योगिता। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। एकाग्रता का अभाव, अति सक्रियता और एक जगह टिककर नहीं बैठना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।